बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की टीम भी लगातार दौरा कर रही है और तैयारियों को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। अपने अपने तरीके से पार्टियां भी अब तैयारियों में लगी हुई हैं और अलग अलग दल भी सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच बिहार विधानसभा की एक एक सीटों को हम बारीकी से खंगाल रहे हैं, उन पर बारीकी से नजर बना रहे हैं कि उस सीटों का मिजाज क्या रहा है और इस बार के समीकरण क्या इशारा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी जिस सीट पर हम चर्चा करेंगे वो है गोह विधानसभा। अब ये गोह विधानसभा क्यों खास है? औरंगाबाद जिले में ये विधानसभा की सीट आती है और लोकसभा काराकाट में है। फिलहाल तो राजद का कब्जा है, लेकिन इस बार ये सीट क्या बेहद खास बन रही है? क्या ये सीट वीआईपी सीट हो रही है या इस पर माथापच्ची चल रही है? समीकरण क्या कहते हैं? रंजन जी, अगर गोह को स्कैन करते हैं तो कितनी खास ये सीट इस बार लग रही है? इतिहास क्या रहे इस सीट के? गोह विधानसभा की सीट हमेशा से खास रही है और इस बार भी इसे आप खास की कैटेगरी में ही रख सकती हैं। अगर गोह विधानसभा के इतिहास में हम जाएं तो इसे हम अलग अलग समयावधि में बांटकर जो है वो रख सकते हैं। जब शुरुआत में बात करते हैं तो एक 1951 से 1972 का वक्त था जब कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच में मुकाबला जो है यहाँ पर होता था, जिसमें ज्यादातर समय कांग्रेस जो है वो बाजी मार लेती थी। और अगर आप वहां पर देखें तो कांग्रेस को वहां पर बढ़त आपको दिखेगी थोड़ी सी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टियां भी एक मुकाबला करती थी। जो 5 चुनाव उस दौरान हुए उसमें 3 में जो है कांग्रेस सफल रही, 2 बार सोशलिस्ट पार्टियां जीत हासिल करने में कामयाब हुई। उसके बाद जो दूसरा समयावधि है वो है 1977 से 1995 का कालखंड। ये वो वक्त था जब वामपंथ जो है वो इस इलाके में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहा था और जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं और जो कांग्रेस पार्टी है वो सीपीआई से मुकाबला करते हुए दिखती थी। तो ऐसी परिस्थिति में एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो हो जाती थी और इसमें ज्यादातर अवसरों पर सीपीआई को जो है वो सफलता यहां पर मिली है। जो 5 चुनाव इस दौरान हुए उसमें 4 बार सीपीआई चुनाव जीतने में सफल रहे। और जो तीसरा कालखंड है वो साल 2000 से शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है और इस समय जो है मुकाबला मुख्यतः जो समाजवादी सोच वाली पार्टियां हैं उन्हीं के बीच जो है हुआ और इसमें जो है ज्यादातर जीत जो है जेडीयू के हाथ लगी। हालांकि इन सब के बीच 2015 में गोह में पहली बार कमल खिला तो 2020 में गोह में पहली बार लालटेन भी जल गया। तो अब इस बार एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने वाला है। यहां के जातीय समीकरण दिलचस्प हैं और इसके साथ ही अगर आप इसे देखें जातीय समीकरण के आधार पर तो वहां पर भी आपको कुछ चीजें परिलक्षित होती हैं। जब आप इस सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहले 25 साल थे वहां पर गोह में ज्यादातर राजपूत विधायक बने, राजपूत जाति से जो उम्मीदवार होते थे वो विधायक बने। 1977 में जब नए परिसीमन के बाद 1977 में चुनाव हुआ तो उस समय जो है जो मुकाबला है वो यादव जाति के उम्मीदवार और भूमिहार जाति के उम्मीदवार के बीच होने लगा और कभी यादव जाति से उम्मीदवार जीत जाते थे, कभी भूमिहार जाति से उम्मीदवार जीत जाते थे और यही ट्रेंड अभी भी चल रहा है। अगर गोह विधानसभा में आप देखिए तो ज्यादातर अवसरों पर भूमिहार कैंडिडेट के खिलाफ यादव जाति के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें ही पार्टियां मुकाबला में लेकर आती हैं और उन्हीं दोनों के बीच जो है वो मुकाबला होता है। तो ये सारी चीजें गोह में हमें स्कैन करने के बाद दिखती हैं। कुल 16 चुनाव अब तक गोह में हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है तो सीपीआई ने भी 4 बार ही सफलता हासिल की है। जेडीयू 3 अवसरों पर गोह को जीतने में सफल रहा है तो बीजेपी, आरजेडी, समता पार्टी, एसएसपी और सोशलिस्ट पार्टी को एक एक बार जो है वो सफलता मिली है।
रणविजय कुमार, यहां से जब हम ज्यादा जीतने वाले लोगों की बात करते हैं तो रणविजय कुमार 3 बार जीते, मुनीश्वर नाथ सिंह 3 बार जीते, लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन जीते? सबसे ज्यादा बार जीते राम शरण यादव। वो 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे। अब अगर हम गोह विधानसभा में आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि वहां मुकाबला कैसे हुआ है, तो गोह में हम ये भी देखते हैं कि जब गठबंधन में पार्टियां बदलती हैं तो उसका भी असर दिखता है। ये भी हम देखते हैं गोह विधानसभा के चुनावों में, आखिरी 3 चुनावों में, कि यहां पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो हुआ करती है और उसका परिणाम पर असर भी पड़ता है। अगर हम 2010 की बात करें तो यहां आरजेडी से राम अयोध्या प्रसाद यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में थे और जो जेडीयू से प्रत्याशी थे वो उस समय सिटिंग विधायक थे डॉक्टर रणविजय कुमार, जो 2005 में दोनों चुनाव जीतने में सफल रहे थे, तो वो जेडीयू से यहां पर प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस ने कोकब कादरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था और सीपीआई से सुरेश प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो इस क्वाड्रेंगुलर फाइट में अगर आप देखें तो जीत हाथ लगी डॉक्टर रणविजय कुमार के और उन्होंने जो है 47,378 वोट लाए, 39.47%, और राम अयोध्या प्रसाद यादव जो कि आरजेडी से प्रत्याशी थे उनको आए 46,684 वोट, मतलब कि 38.89% वोट। तो बहुत ही क्लोज फाइट थी दोनों के बीच में। और काम किसने खराब किया था? तो देखिए, कांग्रेस के कोकब कादरी जो हैं वो 8,418 वोट लेकर आ गए थे, 7% वोट। तो वो नुकसान यहां पर आरजेडी को हुआ। और यहां पर सीपीआई के सुरेश प्रसाद यादव उम्मीदवार थे, उनको भी 3,407 वोट आए थे। तो इस वजह से राम अयोध्या प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा और डॉक्टर रणविजय कुमार यहां से एक क्लोज फाइट में सिर्फ 694 वोट से चुनाव जीत गए। ये उनके लिए जीत की हैट्रिक थी। इसके बाद 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतारा, सीपीआई ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दे दिया और बसपा के भी प्रत्याशी थे। फिर से एक क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हुआ। जेडीयू से डॉक्टर रणविजय कुमार जो कि सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट मिला। तो बीजेपी ने मनोज कुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। और दिलचस्प यह था कि ये दोनों ही प्रत्याशी, जो मुख्य प्रत्याशी थे, वो एक ही जाति से थे, भूमिहार जाति से आते थे। सीपीआई ने सुरेश प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा, तो बीएसपी से अक्षय कुमार चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर जेडीयू के डॉक्टर रणविजय कुमार को 45,943 वोट आए, मतलब 30.03% वोट। और जो मनोज कुमार थे बीजेपी के, उनको मिले यहां पर आपको 35.05% वोट, मतलब कि 53,615 वोट। और यहां पर जो सीपीआई के सुरेश प्रसाद यादव थे, उनको 18,951, मतलब 12.39% वोट। और अक्षय कुमार बीएसपी के वो 6,743 वोट लेकर आते हैं, 4.41% वोट। तो यहां पर मनोज कुमार जो हैं 53,615 वोटों के साथ चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जो यहां पर डॉक्टर रणविजय कुमार थे उनको 45,943 वोट ही आए थे। तो जीत मिली मनोज कुमार को 7,672 वोटों की। तो पहली बार गोह में कमल खिला था। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, फिर से जो पार्टियां हैं वो वापस लौट आती हैं। जेडीयू एनडीए फोल्डर में आ चुका था, तो आरजेडी सीपीआई के साथ जो है वो एक गठबंधन बना चुकी थी। तो यहां पर क्या होता है कि आरजेडी के प्रत्याशी उतरते हैं भीम कुमार सिंह, यादव जाति से हैं, बारूण के प्रतिष्ठित यादव परिवार से इनका जो है संबंध है, वो वहीं को बिलोंग करते हैं। और बीजेपी ने जो है मनोज कुमार को ही चुनावी मैदान में
उतारा जो कि सिटिंग विधायक थे। लेकिन रणविजय कुमार जो है वो भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं यहां पर आरएलएसपी के टिकट पर। और यहां पर जो है चूंकि दोनों एक ही जाति से थे तो जो भूमिहार वोट थे और जो सामान्य जाति के वोट थे उसमें बंटवारा हुआ और जिसका लाभ जो है भीम कुमार सिंह को मिला। उनको 81,410 वोट आए थे, 44.1%। और जो मनोज कुमार हैं उनको 45,792 मतलब 24.8%। और डॉक्टर रणविजय कुमार को आए 44,050 मतलब 23.8% वोट। और भीम कुमार सिंह 35,618 वोटों से ये चुनाव जीत जाते हैं और पहली बार गोह में लालटेन जो है वो जलाते हैं भीम कुमार सिंह। हालांकि अगर आप मनोज कुमार और डॉक्टर रणविजय के वोटों को जोड़ दीजिए तो वो जितने की हार हुई थी उससे ज्यादा वोट हो जाते हैं। रणविजय तीसरे स्थान पर थे, उनको 44,050 वोट मिले थे। तो जीत हार का मार्जिन 35,618 का ही था। और यही चीज दिलचस्प हुआ जब काराकाट लोकसभा का चुनाव हुआ और उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो उस वक्त भी एग्जैक्टली एनडीए के साथ यही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी थे तो पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं वो 23,000 की लीड लेकर गए, जबकि पवन सिंह जो तीसरे स्थान पर रहे थे उनको लगभग 33,000 वोट आए। तो वो इस बार गोह में एनडीए के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए इस सीट पर आरएलएम दावा करेगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी कुछ सीटें चाहिए लड़ने के लिए, तो उसमें से एक सीट गोह जरूर है और यहां पर डॉक्टर रणविजय कुमार ही उनके प्रत्याशी होंगे अगर आरएलएम को यह सीट जाती है। वैसे अगर आरएलएम को यह सीट नहीं जाएगी तब भी जो है डॉक्टर रणविजय प्रत्याशी होंगे, भले वो किसी और पार्टी से हों, निर्दलीय हों, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे ये मानकर चलिए। और ये सुनने में आ रहा है कि मनोज कुमार को जो है किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट किया जा सकता है। अरवल की चर्चा होती है क्योंकि वहां पर भी जो भूमिहार वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो एनडीए से यही दो दावेदार हैं, रणविजय सिंह जो आरएलएम से टिकट का दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी से मनोज शर्मा है। ज्यादा संभावना अब मुझे दिखती है कि यहां डॉक्टर रणविजय, चूंकि उनकी एक पैठ भी है इस क्षेत्र में, तो उनको जो है और उपेंद्र कुशवाहा को आपको संतुष्ट भी करना है कुछ सीटें देकर, तो वो विधानसभा क्षेत्र हो सकती है आरजेडी से भीम यादव ही चुनावी मैदान में होंगे। समीकरण किसे फेवर करते हुए यहां पर दिख रहे हैं? देखिए समीकरण अगर आप देखिए तो वो भी यहां का बहुत दिलचस्प है। यहां पर जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, 20.72%, मतलब लगभग 21% जो है अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.4% हैं और यादव जो हैं 18 से 20, कोई उसे 21-22% तक कहते हैं। तो ये अगर आप जोड़िए तो ये 29-30, कुछ लोग इसे 32% तक माई का इक्वेशन लेकर जाते हैं, मुस्लिम प्लस यादव। अब अगर आप यहां पर सामान्य जाति में आइए तो यहां राजपूत वोटर्स की संख्या ठीक है, भूमिहार यहां पर लगातार जो है विधायक बने हैं, यादव और भूमिहार के बीच में ही जो है 1977 के बाद विधायक बनने का सिलसिला चल रहा है, तो उनकी संख्या अच्छी है। ब्राह्मण थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज लगाइए तो जो राजपूत हैं वो लगभग 8.5 से 9%, ये अनुमान ही है, इतने के आसपास होंगे। और भूमिहार मुझे लगता है कि 9 से 10% होंगे, कुछ लोग इसे 12% तक भी मानते हैं। और ब्राह्मण जो हैं वो 2% हैं। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 20-22-23% के आसपास हैं। जो कोयरी कुर्मी हैं वो 5 से 6% इस विधानसभा में हैं। और वैश्य जाति के वर्ग, वैश्य वर्ग के जो वोटर्स हैं यहां पर, उनकी संख्या अच्छी है, 9 से 9.5%। तो ये जो आंकड़ा
आंकड़ा है वो 34 से 36-37% के आसपास पहुंचता है। तो एमओआई जो है वो 29-30% के आसपास है। 34 से 36% जो एनडीए का परंपरागत वोट है वो दिखता है। अब अगर इसमें बंटवारा हुआ जैसे पिछली बार हुआ तो यहां पर एनडीए पिछड़ जाता है, और जब यह बंटवारा नहीं होता है तो आपने देखा कि यहां पर एनडीए जेडीयू लगातार जीत हासिल करता रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं जो कि 20.72% हैं, और इसके अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। जो आपको अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियों की हम बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा समाज, राजवंशी, प्रजापति, चौहान, इनकी संख्या यहां पर जो है वो अच्छी है। तो वो किनकी तरफ शिफ्ट होते हैं, उनको कौन अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है और वो किसको वोट करते हैं, इस पर जो है परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि भीम कुमार सिंह ने पिछली बार आरजेडी की तरफ से अच्छा चुनाव लड़ा था और 44.1% वोट, कम नहीं होते, उतने वोट लाए थे। तो अगर एनडीए लड़ता है एक तरफ पूरी एकता के साथ और सामने आरजेडी हो पूरी एकता के साथ, तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला, नेक टू नेक फाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जीत किसी की भी हो सकती है। और अगर किसी भी गठबंधन में कोई कंफ्यूजन हुआ, एक से ज्यादा प्रत्याशी बागी कोई भी उतर गए, तो जिस तरफ से उतर गए उसका खेल खराब कर देंगे। तो एनडीए की कोशिश यही है कि इस बार जो है एका करके चुनाव लड़ा जाए, कांटे का मुकाबला होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आरजेडी को एज मिलेगा। बिल्कुल। और इस बार जो सीन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो राजनीति समझ में आ रही है बिहार की, कांटे का मुकाबला दोनों खेमों के बीच होने वाला है। तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है और कोई भी सीट को बहुत सोच समझ के पार्टियां आपस में बंटवारा करेंगी, कैंडिडेट देंगी ताकि कोई भी सीट लूज ना हो।